नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अशोका एग्जाम गुरु पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद है सभी बच्चे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सभी बच्चों के लिए जानकारी दे दें, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस की जो भर्तियां होती हैं, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्तियां होती हैं उनमें मैथ्स का सिलेबस क्या रहता है और किस किस तरह के कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है और किस तरह से आप तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं, यानी मैथ्स पढ़ना किस तरह से प्रारंभ करें उस पर बात करेंगे। आपके लिए दो विकल्प रहते हैं पढ़ने को लेकर, आप सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी टीचर की सहायता लें, किसी टीचर से कोचिंग करें। कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट रहेगा इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे बुक्स को लेकर कि बुक आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिस सेट को लेकर, आपको प्रैक्टिस सेट कब लगाने चाहिए या हम कहें टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप सभी बच्चों के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी करने वाले हैं, यानी तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको फायदा होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़ेगा, अगर आप तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए रणनीति, बेस्ट स्ट्रेटेजी मालूम पड़ेगी कि किस तरह से चीजें होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें कि यूपी पुलिस भर्ती की। तो बच्चों यूपी पुलिस में कई तरह के एग्जाम होते हैं, ठीक है, कई तरह के एग्जाम होते हैं। यूपी कांस्टेबल होता है यूपी के अंदर, यूपी एसआई, यूपी जेल वार्डर, और अभी जो एग्जाम में फॉर्म भरे जा चुके हैं असिस्टेंट हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर। तो हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि किसी भी एग्जाम की आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार से मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं अपने लिए, तो सबसे पहले उसका आप लोग नक्शा डिजाइन करवाते हैं, ठीक है। नक्शा डिजाइन करने के बाद ही आप घर बनवाना प्रारंभ करते हैं, नींव भरी जाती सबसे पहले, फिर धीरे धीरे आप घर को बनाना आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आपको यह समझना होगा कि हमारे लिए जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो वैसे सिलेबस डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन बच्चों मैं आपको केवल और केवल इस वीडियो में मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो जितने भी यूपी पुलिस एग्जाम होते हैं उन सभी का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सी बात और बहुत एक अच्छा पहलू यूपी पुलिस भर्ती का ये है कि लगभग सभी एग्जाम में 99% सिलेबस आपका मैथ का सेम रहता है। तो इससे बेहतर आपके लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर लो तो बाकी सभी भर्तियों का सभी पुलिस भर्तियों का आपका मैथ्स आसानी से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको सारे पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं जिससे कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, सिलेबस की बात करेंगे कि यूपी पुलिस भर्ती की जो जितने भी एग्जाम होते हैं उनके मैथ का सिलेबस क्या रहता है। तो मैंने सभी टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी उनके नाम को दोनों में टाइप कर रखा है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस क्या रहता है, आइए देखिएगा। ये आपका सिलेबस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों आपका संख्या पद्धति का, दूसरा टॉपिक है आपका सरलीकरण का, तीसरा टॉपिक है आपका दशमलव और भिन्न का, चौथा महत्तम समावर्त वर्तक और लघुत्तक समावर्त यानी एलसीएम और एचसीएफ, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट यानी कि छूट जिसको हम लोग बट्टा भी कहते हैं, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो रेशियो यानी कि अनुपात, समानुपात और एज। तो ये 12 टॉपिक आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये आप आराम से तसल्ली से बाद में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। मिश्रण के बाद हम लोग पढ़ते हैं भागीदारी जिसको हम पार्टनरशिप यानी साझेदारी भी कहते हैं, कार्य समय, नल टंकी, चाल, दूरी तथा समय, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी। और इसके बाद अगर हम बात करें नौधारा, मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ये सब हेडिंग पढ़ते हैं, ये सब इस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बच्चों बचता है आपका डीआई का,
डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम लोग सारणी और ग्राफ का प्रयोग, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने ये सब आपका टाइप करके आपकी स्क्रीन पर लगा रखा है, आप इसको आसानी से बाद में नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सिलेबस है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग 20-21 टॉपिक हैं आपके ओवरऑल मिलाकर। अगर हम बच्चों बात करें, जो हमारा दूसरा टॉपिक आप देख पा रहे होंगे इसमें, जो सरलीकरण वाला टॉपिक है, तो सरलीकरण में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग, और साथ ही साथ इसमें वर्गमूल घनमूल भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वैसे तो करणी घातांक टॉपिक भी होता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। खैर, तो अगर हम बात कर रहे हैं सरलीकरण, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ये बेस एक तरह से उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। तो ये टॉपिक है। अब इनमें अगर मैं बात करूं बच्चों कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट, पहली चीज नंबर सिस्टम, दूसरा जितना भी परसेंटेज का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अर्थमेटिक की तो जान है एक तरह से। दूसरा रेशियो, आप उठा के देखो तो रेशियो से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, परसेंटेज रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम, इसके बगैर आप एग्जाम को क्रॉस नहीं कर सकते। तो परसेंटेज रेशियो आप देखेंगे तो लगभग हर एक टॉपिक में आपको देखने को मिल जाता है, तो इनको भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वाला पार्ट, परसेंटेज वाले पार्ट में ही हम लोग लाभ हानि कवर करते हैं, बट्टा डिस्काउंट कवर करते हैं, है ना, SI CI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी कवर करते हैं, ठीक है। रेशियो में आपका रेशियो का यानी अनुपात समानुपात टॉपिक आता है। इसके बाद मिश्रण, एज पर आधारित सवाल आते हैं, और इसके बाद हमारा पार्टनरशिप साझेदारी आता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं, इनके बगैर आप समझ लीजिए अर्थमेटिक कवर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा शुरुआत कहाँ से करें, मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यूपी कांस्टेबल भर्ती की, तो उसमें आपके जो सिलेबस है, तो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 38 क्वेश्चन आपके मैथ के पोर्शन से रहते हैं, 38 क्वेश्चन आपके मैथ के पोर्शन से रहते हैं, है ना। 37, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 37 या 38 का रेशियो रहता है, 37 और 38 का रेशियो रहता है। तो एग्जैक्ट मुझे थोड़ा भूल रहा हूँ, शायद 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 38 में से बच्चों होता क्या है, इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों का पोर्शन आता है। तो लगभग जो पिछली भर्ती हुई थी, किसी में 19 क्वेश्चन आए थे केवल मैथ के, किसी में 20 क्वेश्चन आए थे, किसी में 22 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि 18, 20, 22, 25 क्वेश्चन तक मैथ के ही पूछे जा रहे होते हैं। जबकि यूपीएसआई या यूपी जो जेल वार्डर एग्जाम है, यूपीएसआई या फिर आपका हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, इन सब में 40 क्वेश्चन का जो संभावना रहेगी, और 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ सेक्शन से। उसमें भी ये रेशियो रहता है कि लगभग 33, 34 क्वेश्चन के आसपास मैथ के पूछे जा रहे होते हैं, बाकी रीजनिंग के पूछे जा रहे होते हैं। तो फिलहाल ये तो खैर आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ये चीज़ें इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। बस इतना समझिए कि आपको चीज़ों को समझना होगा कि सबसे पहले आपका सिलेबस बहुत ज़रूरी जानना, सिलेबस को जान लीजिए। आजकल आपके पास हर मीडियम से आप सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या एग्जाम पैटर्न है। खैर अगर हम बात करें बच्चों, सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में कभी डिटेल में बात करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं केवल यूपी पुलिस भर्ती जो होती है उसमें मैथ्स का सिलेबस क्या रहता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम बात करें बच्चों तैयारी शुरुआत कहां से करें, ये सबसे मेन पॉइंट है कि तैयारी शुरू किस तरह से करें। देखिए बच्चों, दो तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अगर हम बात करें दो तरह के बच्चे होते हैं, तैयारी शुरू कैसे करें। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, बेसिक क्लियर नहीं है। अगर ऐसा बच्चा जिसकी बेसिक क्लियर नहीं है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा बच्चा ऐसा जिसका बेसिक क्लियर है, ठीक है, यानी बेसिक मैथ उसको आती है, यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग, गुणा भाग, वर्गमूल, घनमूल, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आता है। तो दो तरह के बच्चे होते हैं जो तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसका बेसिक क्लियर नहीं है और एक ऐसा बच्चा जिसका बेसिक क्लियर है। तो बेसिक क्लियर है तो उसके लिए चीजें आसान है, किस तरह से, उसके लिए चीजें इस तरह से आसान है, जिसका बेसिक क्लियर है, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सब कुछ आता है, तो बच्चा वो क्या करता है, वो सीधे सिलेबस पे जाके तैयारी शुरू कर सकता है। ठीक है, सिलेबस को किस तरह से तैयार करना है मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ऐसा बच्चा जिसका बेसिक क्लियर है वो सीधे सीधे सिलेबस को उठाकर तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग नहीं आता है, ठीक है, पहाड़े याद नहीं है, वर्गमूल, घनमूल निकालना नहीं आता है, तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले आपको समझना हो कि कम से कम आप 25 तक के तो पहाड़े याद करो, है ना। हालांकि 20 तक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 25 तक अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है,
25 तक तो टेबल से याद करो। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करूं तो कम से कम 30 तक के आप वर्ग याद करो, 30 तक के आप वर्ग याद करो, और कम से कम 20 तक के आप घन याद करो। ठीक है, 20 तक के आप घन याद करो, क्योंकि बच्चों ये इस्तेमाल होते हैं जब आप प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं। और पहाड़े तो अक्सर इस्तेमाल हो गए, गुणा भाग तो आपको करना ही करना है, तो पहाड़े तो बिल्कुल आपको आने ही चाहिए। पहाड़े आपको इस तरह से नहीं आने चाहिए कि आपको बिल्कुल 19 का पहाड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, इस तरह से क्रम से पढ़ते हुए चले जाओ। बेटा आपको बीच में से कहीं से भी पूछ ले पहाड़ा, टेबल तो आपको आनी चाहिए। इस बात को आप बेहतर तरीके से समझो, आपकी टिप पर होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी जुबान पर आनी चाहिए। तो ये आपको इतना काम आपको आना चाहिए। दूसरी बात, आपको जोड़ना, घटाना, गुणा भाग ये बच्चों आना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आपका बोर्ड मास, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड मास आपको आना चाहिए। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट वाला जो पोर्शन होते हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, बोर्ड मास में सब आ जाएगा आपका, ब्रैकेट भी आ जाएंगी, ऑफ भी का भी आ जाएगा, और जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इतनी बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ आपको वर्गमूल और घनमूल ये आपको आना चाहिए, वर्गमूल और घनमूल बच्चों ये आपको आना चाहिए। अब बच्चों ये तैयार कहां से करो, किस तरह से तैयार करोगे? देखो बच्चों ये बहुत छोटी सी बात, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़े, वर्ग और घन ये तो उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है, आप कोई भी कहीं से भी आप आसानी से नोट कर सकते हो और इनको पढ़ सकते हो। दिक्कत आती है कि आपको बोर्ड मास के सवाल और वर्गमूल घनमूल के सवाल कहां से मिले। तो किसी भी छोटे बच्चे की किताब उठा सकते हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताब उठा सकते हो, वहां पर भी इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। अब इसको तैयार करने के दो तरीके होंगे बच्चे जिनका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो बच्चे इस बात को समझिए, या तो आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो उसकी हेल्प लेकर आप ये सब तैयार कर लो। दूसरा तरीका, अगर आपके परिवार घर में कोई सदस्य नहीं है जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो उस कंडीशन में आप किसी ऐसे कैंडिडेट की हेल्प ले लो जो आपके पड़ोस में कोई हो, या फिर ऐसा कोई टीचर जो आपके आसपास टीचर हो जो आपके लिए ये बेसिक चीजें क्लियर करा सके। ये आपको करना ही होगा अगर आपको मैथ सही करना है। और ये बेटा ये मुश्किल से आप अगर इनको पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल से 15-20 दिन, एक महीने में बहुत अच्छे से चीजें कर जाओगे। ऐसा नहीं इनमें बहुत ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बेटा शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इतनी बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, शुरुआत करने के तरीके हो गए। पहला मैंने आपको बता दिया कि भाई जिसका बेस क्लियर नहीं, पहले बेस क्लियर कर ले। जैसे बच्चा बेस क्लियर कर लेगा तो ये इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, बेस क्लियर हो गया उसका। जैसे बच्चा बेस क्लियर कर लेगा तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अपना सिलेबस उठाएंगे। अपना क्या उठाएंगे, सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस में मैंने डिस्कस कर लिया अपने जो जो आपके टॉपिक आ रहे हैं, सिलेबस उठाओगे और एक एक करके टॉपिक को कवर करते हुए चले जाओगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चले जाओगे। अब बच्चों टॉपिक्स को कवर कैसे किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, तो ये तीसरी हेडिंग है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें। तो बच्चों सेल्फ स्टडी भी आप लोग कर सकते हो और कोचिंग भी कर सकते हो, दोनों तरह से आप तैयारी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए भी बुक की आवश्यकता पड़ेगी, और कोचिंग कर रहे हैं तब भी आपको बुक्स की नीड पड़ेगी। तो बुक्स की तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। बुक कौन सी लेनी चाहिए, कैसे करके आप सेलेक्ट करें अच्छी बुक, वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर बात करूं सेल्फ स्टडी, मैं प्रिफर करूंगा आपको सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग दोनों। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी तो को करनी ही करनी है, वो तो आपको करनी है चाहे आप कोचिंग करो या ना करो, तो सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा बच्चा जो कह रहा है मैं कोचिंग नहीं करना चाहता, मैं केवल सेल्फ स्टडी पे डिपेंड रहना चाहता हूं, मैं बुक्स की सहायता से पढ़ना चाहता हूं, तो बच्चों आजकल मैं आपको बता दूं हर बच्चा लगभग तैयारी कर रहा है, हर बच्चा कोचिंग कर रहा है। तो कोचिंग करने का एक ये फायदा होता है कि जो चीज आप सेल्फ स्टडी करके बुक्स की सहायता से 2 घंटे में तैयार कर रहे होते हो, जो चीज आप पढ़ रहे होते हैं, वो चीज टीचर आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर समझा देता है। और जो डाउट आपके बुक्स से रह जा रहे होते हैं वो टीचर आपके डाउट क्लियर कर देता है। क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, जिसको अनुभव है जिस टीचर को पढ़ाने का, उसे पता होता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ पर डाउट हो सकता है। तो मेरा मानना है आप कोचिंग, अगर आपके पास कोचिंग की व्यवस्था है करने की, तो आप कोचिंग जरूर करो। आजकल बहुत सस्ती सस्ती कोचिंग हो जा रही होती है आसानी से, और घर बैठकर भी आप तैयारी कर सकते हो। आपके पास कोचिंग करने के 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक होता है बेटा ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो, दूसरा बेटा ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। ठीक है, अब कहेंगे सर कौन सा हम पढ़ें, ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों ही बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आपके लिए बेहतर हैं। अगर
अगर आपके आसपास कोई बेहतर कोचिंग है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग करो, क्योंकि आमने सामने पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लेकिन आप जॉब कर रहे हैं या आपके पास समय की कमी है, आसपास कोचिंग नहीं है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो, घर बैठकर आसानी से तैयारी कर सकते हो। बेटा अब बात ये आती है कि ठीक है हम कोचिंग कर रहे हैं, आप टीचर को सेलेक्ट कैसे करें, टीचर को सेलेक्ट कैसे करें, ये सबसे बड़ा गेम है कि कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन से टीचर से पढ़ें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई बात आपको नहीं बताएगा, हर टीचर अपनी ही तारीफ करता है। मैं अगर कहूं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप टीचर कैसे करके सेलेक्ट कर सकते हो। देखो बच्चे आजकल आप देखते हैं बहुत बहुत फेमस टीचर आप देखने को मिलते हैं आजकल यूट्यूब पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई सारे ढेरों टीचर आपको दिखाई देते हैं जो फेमस टीचर हैं और हजारों बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि उन फेमस जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या आपने उनका कोर्स परचेज किया हुआ है, या बहुत सारे बच्चे कोर्स परचेज कर रहे हैं तो उनके सभी बच्चे सफल हो जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो टीचर कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके भी सारे बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा, ऐसा दुनिया में कोई टीचर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा जिसके सारे बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे होंगे। तो आपको ये समझना होगा कि आपके हिसाब से कौन सा टीचर बेस्ट है। बच्चा करता क्या है, बच्चा भीड़ की तरफ ऐसे भाग रहा होता है, जैसे ही देखा कि भाई इसके ज्यादा व्यू आ रहे हैं, वहां पर बच्चा जाएगा कोर्स परचेज कर लेगा, उसका कोर्स परचेज करेगा, उससे नहीं पढ़ेगा। फिर एक और टीचर आया फेमस, उनका कोर्स परचेज कर लिया। तो बच्चे आप कोर्स परचेज करते हुए चले जा रहे हो। मोस्टली बच्चे जो हैं यही कर रहे होते हैं, एक एक दो दो तीन तीन टीचर के कोर्स परचेज कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे दो दो तीन तीन टीचर के कोर्स परचेज करते हैं लेकिन पढ़ एक से भी नहीं पाते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। देखो होता क्या है, आपने मान लीजिए एक फेमस टीचर का कोर्स परचेज किया, या मान लीजिए किसी भी टीचर का कोर्स परचेज किया और बिना सोचे समझे आपने परचेज कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हर बच्चे का ब्रेन अलग होता है, सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। आप देखेंगे तो आपने बचपन से ये फील किया होगा कि कई सारे टीचर आपको पढ़ा चुके हैं, एकेडमिक आपने पढ़ा है, लेकिन हर टीचर का पढ़ाया हुआ आपको पसंद नहीं आया होगा। कारण क्या है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और हर बच्चे का जो समझने की क्षमता होती है वो अलग होती है। तो आपको ये समझना हो कि आपको बेहतर तरीके से कौन सा टीचर समझा पा रहा है, आप किस टीचर की टीचिंग को पकड़ पा रहे हो, आपको इस बात को समझना होगा। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपने हिसाब से टीचर को सेलेक्ट करें जो आपके लिए बेस्ट है। अब लेकिन बात यह है कि आपके हिसाब से कैसे सेलेक्ट कर पाओगे बेस्ट है, तो दो तीन पैरामीटर है जिसकी हेल्प से आप टीचर को सेलेक्ट कर सकते हो। पहला पैरामीटर यह है कि उसको थोड़ा बहुत अनुभव हो। पहला पैरामीटर यह है कि जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते थोड़ा बहुत 2-3 साल का भी अगर मिनिमम अनुभव है तो वो ठीक है, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, जितना ज्यादा होगा उससे तो फिर प्लस ही पॉइंट होगा। दूसरी बात, आप उस टीचर का देखो उसने पिछली भर्तियों में सिलेक्शन दिए हैं या नहीं दिए हैं। सिलेक्शन देने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन टीचर दे रहा होता है, सिलेक्शन टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर कामयाबी की तरफ जाते हैं। टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चा लगातार घर पे मेहनत कर रहा होता है, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। टीचर का काम होता है केवल आपको गाइड करना, आपको चीजें डिलीवर करना, जो चीजें आप इधर इधर ढूंढ रहे होते हैं वो चीजें आपको इकट्ठा करके टीचर आपको दे रहा होता है कम समय के अंदर। तो टीचर आपको गाइड कर रहा होता है किस तरह से चीजें पढ़नी है, कौन सी ट्रिक कहां पर अप्लाई करनी, कौन सा मेथड कहां अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला कहां अप्लाई करना है, कैसे करके कम समय में टेस्ट लगाने हैं, वो सारी चीजें आपको टीचर बता रहा होता है, उससे आपको हेल्प मिल जा रही होती है। तो पहला पैरामीटर ये है थोड़ा अनुभव हो, सिलेक्शन दिए हो। दूसरी बात बच्चों आपको इस समझना होगा कि आपके लिए किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको अपनी क्षमता के अनुसार टीचर को सेलेक्ट करना है, ना कि किसी के बहकावे में आकर किसी के कहने सेलेक्ट करना है। ठीक है बच्चा, आप इसको दिमाग से निकालो, भीड़ की तरफ भागना बंद करो। आप लोग कई बार भीड़ की तरफ भाग रहे होते हो और कब भीड़ में खो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आप अब ऐसा नहीं कि आपका जो फेमस टीचर है जिसके पास लाखों बच्चे हैं उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं है, उसका भी आ सकता है पढ़ाया हुआ समझ में आपके, और ऐसा टीचर जिसके पास बच्चे कम है उसका पढ़ाया हुआ भी आपको समझ में आ सकता है। तो आप सबसे पहले पढ़कर देखो उस टीचर से, 3-4 घंटे की वीडियोस जो मिल जाए आपको,
वहां पढ़ के देख लीजिए, या ऑफलाइन क्लासेस में डेमो क्लासेस होती है 3-4 दिन का, वहां पर आप पहले पढ़कर देखो, तब जाकर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। मेरा सजेशन आपको यही है कि आप चाहे ऑफलाइन पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, एक टीचर को सेलेक्ट करें, इधर उधर बिल्कुल ना भागें। बच्चे बहुत भागते हैं, एक टीचर का पढ़ेंगे आज, कल दूसरे का पढ़ेंगे, कल तीसरे का पढ़ेंगे। होता क्या है, आज आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, एक आपका दोस्त आया बोले उस टीचर से पढ़ के देखो बहुत बढ़िया टीचर है, आप वहां पे पढ़ने लग जाते हो। भटकना नहीं है, भटकना जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन आप सही डायरेक्शन में चलते हुए चले जाओगे। तो एक टीचर को सेलेक्ट करो, उसी को फॉलो करते हुए चले जाओ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे बहुत फेमस टीचर हो चाहे बहुत थोड़ा सा कम फेमस टीचर हो, जो भी आपको बेहतर लगता है उस हिसाब से आप टीचर को सेलेक्ट करो, लेकिन अपने हिसाब से सेलेक्ट करो, दूसरे के कहने से सेलेक्ट ना करो, ठीक है। हाँ, अगर आप मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़कर मेरे से देख सकते हैं। मैंने अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, रात को 8 से 9 बजे मैथ की क्लास होती है, आप पढ़कर देख लो। अगर लगता है कि मैं आपको सही से समझा पा रहा हूं तो आप मेरे से ही पढ़ के देख सकते हो। अदरवाइज अगर मैं आपको सही से नहीं समझा पा रहा हूं, आप मेरे मेथड्स को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आप किसी अदर टीचर से भी पढ़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन पढ़ो, जिससे सेलेक्ट कर रहा है उसको लगातार पढ़ो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। चलो, तो ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पॉइंट मैंने आपका कवर कर दिया। इसके बाद अब देखिए, जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, टीचर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देगा या आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दोगे, तो आपको कहीं ना कहीं बुक्स की नीड होती है। बच्चा इसमें बहुत सारे प्रश्न बच्चे के मन में रहते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है। जिस प्रकार से बच्चों टीचर सेलेक्ट करना होता है, उसी प्रकार से बुक भी सेलेक्ट करनी होती है। एक अच्छी बुक ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। अब अच्छी बुक कैसे होगी, देखो 2 तरह की बेटा बुक होती है। एक बुक ऐसी जिसमें आपके आप देखेंगे आजकल 4-4 500 क्वेश्चन भी है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा हैं, ऐसी बुक भी मिलेंगे। कुछ बुक ऐसे मिलेंगे जिनमें बेटा क्वेश्चंस कम हैं लेकिन अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। और मेरा मानना है आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आपके अंदर क्षमता है ज्यादा प्रश्नों को लगाने की तो आप ज्यादा प्रश्न वाली बुक ले लो, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपसे कहूंगा कि आप ऐसी बुक लीजिए जिसमें ज्यादा क्वेश्चन भी ना हो और कम भी ना हो, लगभग 80, 100, 120 इस तरह के हर टॉपिक में क्वेश्चन दिए गए हों। तो आप उसको हर टॉपिक को आसानी से 4-4, 5-5 दिन में बहुत ईजिली 1-1 घंटे पढ़ोगे तब भी आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो मैं रेफर करूंगा कि आप बुक ऐसी ले बच्चों जो जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना हो और आप आसानी से कर जाओ। अब आपसे मेरे से पूछेंगे कौन सी बुक, तो देखो बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती हैं, घटना चक्र की बुक आती हैं, राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की बुक आती हैं, और SD यादव है, और आपके RS अग्रवाल है। कई सारी बुक आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस भर्ती की। तो पुलिस भर्ती के लिए मैं सबसे अच्छी बुक जो मेरे को लगती है, जिसमें ज्यादा सवाल नहीं है और टाइप वाइज सवाल है, तो वो SD यादव राइटर है, आप इनकी बुक ले सकते हो। SD यादव राइटर है, सालदा पब्लिकेशन, इनकी आप बुक ले सकते हो। तो आसानी से इसमें ज्यादा आपके बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, आप आसानी से इसको जल्दी कम समय में कवर कर सकते हो। तो वैसे आपको, और हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपने ये ले लो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बुक तो आप यही परचेज करो। आप जो है ना मार्केट जाओ, ठीक है, मार्केट जाओ आप, और क्या करो, मार्केट जाइए बच्चों, और आप क्या करिए, आप वहां पर जाकर देखिए 3-4 बुक और देखिए, फिर परचेज लेकर आइए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप अपने जो तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास आपका दोस्त हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी तैयारी कर रहा है, तो पहले आप उसकी बुक जाकर देखिए, आपके फिर आप देखिए एक आध टॉपिक 2-4 क्वेश्चन देखिए, उसके पढ़कर देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर डिसाइड करिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेस्ट बुक रहेगी। दूसरा, फिर जब आप, सीधी सी बात है, आपका टीचर पढ़ा रहा है, आप साथ साथ में बुक भी लगाते हुए चले जाओ, मुश्किल से लगभग 3-4 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस आसानी से कवर हो जाता है। अगर आप डेली मैथ पढ़ रहे हैं, अगर डेली मैथ नहीं पढ़ रहे हैं या टीचर आपको डेली मैथ नहीं पढ़ा, तो लगभग 4-5 महीने में, 5 महीने में आसानी से मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या फिर आपका लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप टेस्ट सीरीज भी लगाना शुरू कर दो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लगाने से क्या फायदा होता है, आपके 2 फायदे होंगे। पहली चीज, आप जो गलतियां कर रहे हैं वो मालूम पड़ती है। दूसरी बात बच्चों, क्या मालूम पड़ता है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। तीसरी बात,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या कि आपका जो समय है ना, समय मेन बात है कि एग्जाम में आपको कम समय में, है ना, जितना समय आपको दिया गया उतने समय में सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट बेटा कहाँ से आता है, वो आपका टेस्ट सीरीज से आता है। इसलिए मैं हमेशा ऑफलाइन वाले बच्चों को टेस्ट सीरीज को रेफर करता हूँ कि बेटा टेस्ट सीरीज जितना लगाओगे आप उतना ही आप आसानी से टाइम को मैनेज कर पाओगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। टेस्ट सीरीज आपकी दो तरह की हो सकती है बेटा, एक तो ऑनलाइन हो जाएगी, ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। तो मेरा सजेशन आपके लिए है कि आपका जिस एग्जाम में आपका जिस जिस मोड में आपका एग्जाम हो रहा है, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लो, अगर आपका ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। तो मुझे लग रहा है ये सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, बेहतर रणनीति के साथ आप पढ़ सकते हो। हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं बच्चों, रात को 8 से 9 बजे, संडे को ऑफ रहता है, बाकी दिन हम लोग क्लास लेकर आ रहे हैं। 4 क्लास हो चुकी हैं, आप बेटा पढ़कर देखो, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा, यकीन मानो ज़रूर फायदा मिलेगा। लेकिन फिर से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले पढ़कर देखिए, 3-4 क्लासेस लेकर देखिए, आपको लग रहा है कि मेरे को समझ आ रहा है तब आप हमारी क्लास ज्वाइन करें, अदरवाइज आप किसी अन्य टीचर की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी बच्चे एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, और अगर आप इस वीडियो की सहायता से आपको वीडियो से हेल्प मिले तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करो, जिससे उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए। इसी तरह की अगर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।